जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि एक वर्दी आप पक्की कर लो, एक वर्दी आपके नाम हो जाए, और 8 जून का अगर आपका भी पेपर है साथियों, या आने वाले अगले शिफ्टों में 8 तारीख से लेकर अगर 12 जून के बीच में अगर आपका भी पेपर है, यह वीडियो आप देख लो। यह वीडियो आपके लिए वरदान काम करेगा। एक एक प्रश्न आपके पेपर में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, आर्मी डे कब मनाया जाता है, यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। सीधे आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। जो भी पिछले पेपर आपका हो चुका है साथियों, उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं कि 8 से लेकर 12 जून के बीच में यह पेपर आपको देखने को हुबहू मिलेगा। आप बताइएगा आर्मी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। साथ में और भी याद कर लोगे, अगले शिफ्ट वाले आपके पेपर में सवाल बनेगा। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है साथियों, एयर फोर्स दिवस मनाया जाता है, यानी वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को बात करेंगे तो नेवी डे मनाया जाता है, यानी नौ सेना दिवस मनाया जाता है। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा साथियों। आप अच्छे से याद रखोगे, 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। फिर से एक बार सारे प्रश्नों को क्लियर कर देते हैं ताकि आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिले। सबसे पहले 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका नौ सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे नौ सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है थल सेना दिवस से। 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका सेकंड नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है। आपके पेपर में पूछेगा संविधान से एक सवाल तो हर शिफ्ट में देखने को मिला है, लेकिन आपके शिफ्ट में यह सवाल बनेगा, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है साथियों। बिल्कुल सही करोगे, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। और भी यहां से पूछ सकता है साथियों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आप याद रखोगे अनुच्छेद 21 में समानता का अधिकार है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल आपको रियल पेपर हम देंगे। एक बार आप लोग एग्जाम डेट अपना कमेंट कर दोगे कि आपका एग्जाम कब है, किस तारीख को है, एक बार कमेंट करके बता दोगे ताकि मैं आपको रियल पेपर दे सकूं। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपको पता चल सके कि हाँ क्लास आ गया है। चलो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच लड़ा गया था साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। सबसे पहले तो याद रखोगे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके किसके बीच लड़ा गया था साथियों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आप याद रखोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों, बताइएगा, आपके अगले शिफ्ट में पूछेगा 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। वह किन के बीच लड़ा गया था, तो वह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आप याद रखोगे, ठीक है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलो,
आपका 4 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप आपका कहाँ में स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ में स्थित है साथियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे। बिहू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। बिहू जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा असम का। बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। यह जो प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है उसका रचयिता कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। और राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा साथियों? जन गण मन, उसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आप वो भी याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलो, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर आना चाहिए। एक बच्चे का रहा है सर समुद्रगुप्त को बोलेंगे। सही में समुद्रगुप्त को बोलेंगे, बिल्कुल सही है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप बिल्कुल सही करोगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था? आप याद रखोगे 1885 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था? आपको जवाब देना है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक का रचना किसने किया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए किसने किया था? चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, लोथल। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था साथियों? लोथल। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है साथियों? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, वो हो जाएगा बुल्लट झील। कौन सा हो जाएगा? बुल्लट झील मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील होगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है।
मौलिक अधिकार संविधान के किस देश से लिया गया है साथियों? आप बताइएगा। मौलिक अधिकार जो है संविधान में किस देश से लिया गया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा। अब हम लोग चलते हैं साइंस को, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है ना। चलो, जवाब आप लोग देते चलोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कार्य और ऊर्जा का यह साय मात्रक क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कार्य और ऊर्जा का यह साय मात्रक क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जूल। ऑप्शन नंबर ए। आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। कार्य और ऊर्जा का यह साय मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा साथियों? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको वाहनों को पीछे देखना है साथियों, तो आप किस दर्पण का प्रयोग करोगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यह सवाल पूछा जा सकता है। चलो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर ब्लड का पूछेगा तो 7.4। आप याद रखना, आपके परीक्षा में यह सवाल बनेगा। पेंसिलिन का खोज किसने किया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। पेंसिलिन का जो खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, आप याद रखोगे। चलो, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड करोगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी, हंसाने वाली गैस। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको ध्वनि की तीव्रता मापना है साथियों, तो वहां पर किस मात्रक का प्रयोग करेंगे? आप याद रखोगे, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, घेंगा रोग शरीर में किस कमी के कारण से होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? आयोडीन की कमी से होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपको जवाब देना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है साथियों? नाइट्रोजन है। 78% पाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। बिजली का बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों? टंगस्टन का। 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आप याद रखोगे। ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था साथियों? ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू वो सवाल बनेगा। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। अगर जंग लग जाता है लोहा में, तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा होगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। प्राथमिक रंग इनमें कौन सा होगा साथियों? लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। कोशिका का मतलब आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है? लाइबोसोम को। और प्रोटीन का फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है साथियों? राइबोसोम को। आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मैथ में, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? आपके पेपर में सवाल आएगा, यदि एक वृत्त का त्रिज्या आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। क्षेत्रफल और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है ना। और आर का मान देखेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा साथियों? 14। अब गुना में 14, आर स्क्वायर है तो दो बार आपका 14 गुना 14, 7 से 14 कटेगा दो बार में, ठीक है। 22×4 = 44, 44 में 14 से गुना होगा तो आपका आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है ना साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहे साथियों, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आप उसका एलसीएम निकाल कर उसका सॉल्व कर सकते हैं, या ऑप्शन पकड़ कर भी आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन को देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले 12 है, ठीक है। तो 12 से देखेंगे कौन कौन ऑप्शन पहले कट रहा है। 12 से 40 कटता है नहीं, तो 40 तो मतलब क्या बोलते हैं, 40 वाला ऑप्शन खत्म, ए वाला ऑप्शन आपका खत्म है। ये तीनों संख्या से ऑप्शन आपका कटना चाहिए, आप इतना समझ लो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे। जब आगे चलेंगे, 12 से 60 कटता है, हाँ कटता है। 15 से 60 कटता है, हाँ, मतलब तीनों संख्या से चेक करेंगे। 60 से 20 से कटता है, 60। अगर मतलब एको एक भी संख्या से नहीं कटा, मान लो कि 12 20 से कट गया, 15 से नहीं कटा, तो नहीं होगा। तीनों संख्या से कटना चाहिए। तो जो 60 है से तीनों संख्या से कट रहा है, और छोटी से छोटी पूछा है, तो इसमें सबसे छोटी 60 ही हो जाएगा, जो कि तीनों संख्या से कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वस्तु को 450 में बेचने पर 10% का हानि होता है तो क्रयमूल्य क्या है? यदि किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 10% का हानि होता है तो उसका क्रयमूल्य क्या होगा? आप याद रखोगे साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा 450। 450 हो गया। किसी भी चीज को बेचेंगे तो 100, कोई भी चीज 100% अपने आप में होता है, उसमें 10% का हानि यानी 90% हो जाएगा। 10% का हानि हो रहा है तो यहाँ पर 90। अब प्रतिशत कितना का होता है साथियों? 100 का। तो 90 से 450 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कितना बार में? 500 बार में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत क्या होगा साथियों? 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग करेंगे पहले। तो सभी संख्याओं का योग करो, 10 + 15, 10 + 15 + 20 प्लस में 25 प्लस में 30, ठीक है। ये सभी संख्याओं का योग हो गया बटा में कुल संख्या। बटा में आपका कितना हो गया साथियों? 5। अब सभी को ऐड करेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 25 कितना हो जाएगा? 50। 50 50 100। 100/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो बी अनुपात सी बराबर 4:बी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले एक आपको यहाँ पर मान समान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात करें, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबा जाएगा और आपका टाइम भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये चाहे तो होमवर्क के रूप में है, या कहिए तो अभी आपको यहाँ पर सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 8, 12, 15 इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ले आइएगा, ठीक है, सॉल्व करके। चलिए,
किताब का संबंध पाठक से, किताब का संबंध किससे, पाठक से, तो अखबार का संबंध किससे होगा? मान लीजिए किताब मतलब किताब का संबंध पाठक से, तो अखबार का संबंध किससे होगा बताइए? तो लेखक से है कि संपादक से? लेखक से। ऑप्शन नंबर ए। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, आर्मी को BTNZ लिखा जाता है तो नेवी को क्या लिखा जाएगा? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, अगर आर्मी को BTNZ लिखा जाता है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आर के बाद टी, एम के बाद एन, वाई के बाद जेड। उसी प्रकार से एन के बाद क्या आएगा साथियों? एन के बाद MNO, ओ आएगा, ठीक है, ओ आएगा। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? वी। वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। यानी ए वाला ऑप्शन देखना, मतलब एक एक लेटर को आपको आगे बढ़ाकर यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका साथ को? बिल्कुल सही होगा। चलो, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 4, 8, 16, 32 का अगला पद क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जवाब बताओगे। 2 से 4 बढ़ रहा है यानी 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 32, 32 अभी कितना बढ़ जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही कमेंट करोगे। चलो, आपका अगला सवाल 9 नंबर सवाल है साथियों, ए बी का भाई है। जो ए दोनों है, ए और बी है साथियों, ये दोनों आपस में क्या है साथियों? भाई है। जो सी है, सी ए का माता है, यहाँ पर सी भी है, वह ए का माता है। ए का क्या है? माता है। तो बी का भी ये माता होगा क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है। तो पूछा है कि सी का बी से क्या संबंध होगा? तो माता का संबंध होगा क्योंकि आपस में दोनों भाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को आपको मिलेगा। चलो, 10 नंबर सवाल है साथियों और आज का आखिरी सवाल है, आप अच्छे से कवर करोगे। चलो, विषम पद को चुनिए। जनवरी में कितना दिन होता है साथियों? इसमें अलग सबसे पहले तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पहचानने में नहीं आएगा कि अलग कैसे होगा, सभी तो महीना का ही नाम है। लेकिन आप यहाँ पर ऐसे पकड़ सकते हैं, जनवरी में 31 दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, जुलाई में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, लेकिन अप्रैल में आपका कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो बिल्कुल रियल पेपर का एनालिसिस करवाएंगे।